Dear students, now when you have watched these lectures of fluid mosaic model, now just have a look on how we have to attempt the multiple choice questions from fluid mosaic model. Let's have a look. लो जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे सामने आज का टारगेट है और आप मोज़ेक मॉडल और समझते हैं, आपने इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। हम इसको मोज़ेक पैटर्न क्यों कहते हैं? हम इसको मोज़ेक पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप मेम्ब्रेन को वॉच करते हैं तो मेम्ब्रेन पर आपको एक रैंडम पैटर्न चीज़ें नज़र आती हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई फिक्स्ड मैनर नहीं है। यानी अगर आप देखोगे तो कुछ मोज़ेक का मतलब वेरी रैंडम, ठीक है। फ्लूइड का मतलब ये मूव कर सकते हैं। आपको पता है ना कि इसके अंदर सॉलिड्स जिनका फिलिक होता है, वाटर लविंग होता है और टेल्स हैं ये। सो ये वाटर लविंग होने का एक कॉन्टिन्यूस किस्म का अपना बनाए रखते हैं एक करा, और उस अंदर जो अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं या बाहर। अब ये जाहिर है ये वाले फॉस्फोलिपिड्स बाहर नहीं गिर सकते यहाँ से। क्यों? क्योंकि इनके पीछे वाला जो रीजन है ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये जब उस तरफ जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक रीजन तो कभी इनको अलाउ नहीं करेगा कि ये उस तरफ चले जाए, राइट। और इसी तरह अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ गिरना चाहेंगे तो अंदर वाला रीजन तो एक्वस है। सेल के अंदर भी एक्वस मीडियम होता है और सेल के बाहर भी मीडियम होता है। सो ये एक बिल्कुल छोटी सी डिटेल थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। कहता है द लिस्ट इंक्लूड सम ऑफ द मॉलिक्यूल फाउंड इन अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इसमें वो हमें बता रहा है ग्लाइकोलिपिड है, सरफेस प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। विच मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व्ड इन सेल सिग्नलिंग? सेल सिग्नलिंग क्या होती है? सेल सिग्नलिंग वो होती है जिसके अंदर हम कोई भी हार्मोन आता है या कोई भी केमिकल आता है, कोई भी साइटो सिग्नल आता है जो कि आपके सेल को कोई मैसेंजर, कोई एंजाइम, कोई ऐसी चीज़ देता है कि वो उस सिग्नल को हासिल करके उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, किसी ना किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वगैरह वगैरह। वो बता रहा है कि ये सारी चीज़ें तो मौजूद होती हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है। सो जो सेल सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है जी। जो सरफेस प्रोटीन्स हैं वो तो सिर्फ सरफेस के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ है तो ये सिर्फ इस जगह मौजूद है, ये सिग्नल यहाँ से नीचे नहीं भेज सकती, ठीक है। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, उनका काम होता है चीज़ों को ट्रांसफर करना, अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को प्यारे बच्चों हम एंटीजेंस भी बोलते हैं। जेंस, जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स ने ये करना होता है कि ये सेल सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, तो वो इन्हीं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को देखकर फैसला करता है। और इसमें हमारे पास इनको हम एंटीजेंस बोलते हैं। आगे कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन? कोलेस्ट्रॉल फंक्शन क्या है? सो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास वो एक बहुत बड़ी इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन ना सिर्फ वो वाली इंसुलेशन के जो हमें सर्दी के असरात से बचाती है, बल्कि एज अ पैकिंग एजेंट भी काम करता है, ठीक है। पैकिंग एजेंट यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, और अगर तो टेम्परेचर आसपास बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को पिघलने नहीं देता, और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को जमने नहीं देता, ठीक है जी। सो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल नहीं करता, ये ट्रांस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड्री फैक्टर भी नहीं है, हेल्प भी नहीं करता सेल को ज्वाइनिंग टुगेदर में। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को कैरी कर रहा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि डिसाइड करना कि टेम्परेचर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो में मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाना है कि घटाना है, तो ये वो काम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ अ मेम्ब्रेन आर करेक्ट? Saturated fatty acid tails inhibit the movement of phospholipid in membrane. Glycoproteins in the outer layer of the membrane can move. Channel proteins are fixed in position. बता रहा है, वो कह रहा है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं। मैंने भी आपको ऊपर कहा कि पूरी की पूरी चीज़ जो है ये फ्लूइड है, ये मूव करने वाली है, तो फिक्स्ड इन पोजीशन तो कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो फॉस्फोलिपिड को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने देते, ठीक है। और क्योंकि वो जल्दी एक दूसरे के साथ पैक होते हैं तो वो मूवमेंट के अंदर हिंड्रेंस कायम जो है वो कर देते हैं। और दूसरा, ग्लाइकोप्रोटीन इन द आउटर मेम्ब्रेन कैन मूव, ठीक है।
आउटर मेम्ब्रेन की जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बिल्कुल मूव कर सकती है, जैसा कि हमें पता है कि वो ये हमारे पास फ्लूइड मॉडल है, तो इसलिए हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा करेक्ट वो बी बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। Sir, can we add Zed? So waiting on. Zed is waiting, right? ओके, थैंक यू। आगे वो कहता है विच टाइप ऑफ सेल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा सेल होना चाहिए जिसके बाहर ज्यादा सेल रिसेप्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो कहाँ, सिलिएटेड सेल का काम क्या है, ये सिलिया बनाता है, और सिलिया क्या होते हैं, नन्हे मुन्ने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं। गॉबलेट सेल ग्लैंड सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं। साइड एक ऐसा सेल है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। हमारे पास जो एंटीबॉडी होती है बेटे, एंटीबॉडी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मैं आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पर याद करवाने की कोशिश करूँ, ये हमारे पास हैवी चेन हो गई, ये हमारे पास लाइन हो गई, तो मिटा देते हैं। ठीक है जी, हमारे पास लाइट चेन होगी, हमारे पास हैवी चेन हो गई, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ग्लाइको पार्ट लगा होता है, ग्लूकोज की चेन लगी हुई होती है, और खुद क्या है ये पूरी की पूरी, ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड्स का, राइट। इसीलिए हम इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। सो इम्यूनोग्लोबिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये वाला पार्ट प्रोटीन है और ये वाला पार्ट ग्लाइको है, राइट। सो लिम्फोसाइट हमारे पास वो बेटर कैंडिडेट बनता है जिसकी सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा ग्लाइकोप्रोटीन होनी चाहिए। आगे कहता है कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इज करेक्ट। अच्छा जी, कहता है कि इनमें से कौन सी की सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो करेक्ट है। वो कहता है एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन सेल सरफेस मेम्ब्रेन कैन इंक्रीज इन परमेबिलिटी टू हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, वो उसकी ट्रांसफर करने की कैपेसिटी को के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। Cell surface membrane permeability to large hydrophilic molecules is high and can be increased by membrane transport protein involved in facilitated diffusion. Permeability to large hydrophilic molecule is high and can be increased by membrane. वो पहले से कह रहा है कि हाई है, क्यों हाई है जी, वो एक बैलेंस में चल रहा होता है, जो भी चीज़ ट्रांसफ़र होनी है वो अपने ख़ास बैलेंस में ट्रांसफ़र होगी। तो हम ये क्यों और कैसे कह रहे हैं कि वो पहले से ही इसकी परमेबिलिटी लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए हाई होती है। ठीक है जी, तो ये तो लॉजिक को अपील नहीं कर रही। अब देखते हैं क्या बनता है। द परमेबिलिटी ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन टू आयंस इज इंक्रीज्ड विद एन इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड जो है ये फिर उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, उसकी परमेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर रहे होते। But they have nothing to do with permeability, they have everything to do with fluidity. कहता है without presence of carrier and channel membrane protein, the cell surface membrane has a low permeability to large polar molecule. ये बहुत ही crystal clear statement है कि अगर उसके पास channel proteins नहीं होंगी, उसके पास carrier proteins नहीं होंगी, तो वो कैसे allow करेगा बड़े और छोटे molecules को movement करने के लिए। So D is very clear cut. Although कि B थोड़ा सा confusing है, मगर D is very clear. जी पूछे सर, पूछे। जो क्वेश्चन 3 है उसके अंदर जो वन स्टेटमेंट है सर, सैचुरेटेड तो स्टेट होते हैं तो उनके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होते आपको, हाँ हाँ, अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली ये होता है बेटे कि हमारे पास जो हमारे पास फैटी एसिड चेन्स हो सकती हैं, चेन है कि इस तरह से स्ट्रेट चेन चल रही है जो सैचुरेटेड, और एक हमारे पास वो चेन होती है जो कि जिसमें कार्बन कार्बन किंक आता है और वो अपनी शेप को चेंज कर, ये कार्बन कार्बन किंक की वजह से अपनी शेप को चेंज कर रही है। गिवन इन अ गिवन सिचुएशन हमारे पास अगर ये ए है और ये बी है, अगर इन दोनों को हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएंगे बिकॉज ये सैचुरेटेड है। याद कीजिए, सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो बड़ी जल्दी जम जाता है। घी इसीलिए तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बिकॉज बड़े सीक्वेंस में उसके कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल चल रहे होते हैं, एक दूसरे के अंदर जिक्सा पजल्स की तरह फिट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम कॉन्सेप्ट ऑफ अनसैचुरेशन लेके आते हैं, ठीक है, अब ये मैंने बनाए दोनों क्या बनाए, मोनो अनसैचुरेटेड,
ठीक है। मैं इसके साथ इसमें डाई अनसैचुरेशन ले आऊं, ये कार्बन कार्बन किंक आया, फिर कार्बन कार्बन किंक आ गया, ये और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ये जितने ज़्यादा कार्बन कार्बन किंक्स आते जाएंगे, जितने ज़्यादा अनसैचुरेशन बढ़ती चली जाएगी, उतना ज़्यादा इनका आपस में पैक होने का चांस कम होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा इनका आपस में जुड़ने का चांस कम होता चला जाएगा। सेम अप्लाइज टू फॉस्फोलिपिड एज वेल। समझ आई? जी सर। शाबाश, आगे चलते हैं। कहता है वंडरवॉल फोर्सेस सेलेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल रखें, हमें ये अपना कार्बन कार्बन किंग्स से बड़ा कॉन्सेप्ट वाजे हो रहा है, सीधा हो रहा है। ओके। Keep it simple. Membrane proteins are called peripheral if they are temporarily attached to the membrane, or integral if they are permanently attached. ठीक है, इंटेग्रल आर डिस्क्राइब एज, अब ये नॉमेनक्लेचर के ऊपर आ गया है। ठीक है, अच्छा कहता है इंटेग्रल को हम इंट्रिंसिक कहेंगे अगर वो एक्सटेंड करती हैं पूरी बाय लेयर के ऊपर, और एक्सटेंसिक कहेंगे अगर वो सिर्फ एक तरफ होंगी। तो कहता है कि चैनल प्रोटीन क्या होनी चाहिए? वो साफ पता चल रहा है कि चैनल प्रोटीन हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों आर पार हो जाते। ठीक है, वो क्या हुई? इंटेग्रल भी है और इंट्रिंसिक भी है। ये वाला जो स्टेटमेंट ऊपर उसने दिया ना, ये स्टेटमेंट मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको ज़रूर याद रखें। आपको जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आएंगे, उन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको 3 या 4 मार्क्स दिलवा सकती है। इसको डायरेक्टली एज इट इज़ याद कर लें। अगर टेम्परेरीली अटैच हो रही हैं, ठीक है, तो पेरिफेरल या इंटेग्रल। इफ़ दे आर परमानेंटली अटैच तो फिर इंटेग्रल होगी। ठीक है, दे सकते हैं। इसके प्रोटीन्स के नाम आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको कहता हूँ कि हमारे पास कोई ग्लूकोपोरिन्स की बात कर लें, तो ग्लूकोपोरिन एक इंटेग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन है, बिकॉज वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज को अलाउ करती है। सो मॉलिक्यूल्स की तो एग्जांपल दी जा सकती है कि कौन से मॉलिक्यूल की मूवमेंट को अलाउ करने वाली प्रोटीन, लेकिन इन प्रोटीन्स के अपने नाम भी होते हैं, वो नहीं आपके सिलेबस में, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। सो एक्वापोरिन्स हो गए, ग्लूकोपोरिन्स हो गए, ये बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है इंटेग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की। ठीक है, अच्छा कहता है विच टू सब्सटेंसेस मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने ऊपर काफ़ी डाटा डिस्कस कर लिया इसका कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कौन मेंटेन कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट में चले जाएं तो कार्बन चेन्स कर रही हैं, और कार्बन कार्बन चेन्स दो ही चीज़ों में हमें मिलेंगी, एक कोलेस्ट्रॉल में और दूसरा फॉस्फोलिपिड में। सॉरी, ठीक है ना? इन दोनों का काम फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, थोड़ा ब्लर हुआ है, आगे चलते हैं, आंखों का नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 9 सीधा सीधा एक आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन है। कहता है क्या विड्थ होती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन की? तो ये 5 to 7 नैनोमीटर होती है। ये तो आपको उठते बैठते याद होनी चाहिए। बी 5 to 10 नैनोमीटर, यस। तो नैनोमीटर से बाहर सेल मेम्ब्रेन की शेप जाएगी नहीं। क्या हम लाइट माइक्रोस्कोप से मेम्ब्रेन को देख सकते हैं? नो सर। आ तो रही होती नजर सर 200 नैनोमीटर नहीं है, है नहीं, लेकिन जब हम ऐसे सेल देखते हैं वैसे करके हमें नजर तो आ रहा होता है। आपने नो क्यों कहा? सर वो तो ऑब्वियस नजर आएगा। वो सिर्फ ऐसे नजर आ रहा होता है कि हमने इसको कंटेन किसी चीज ने कंटेन किया होता है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। भाई ये पता लग रहा है कि कोई चीज है, कोई कवरिंग है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो ट्राई लैमिनर अपीयरेंस नजर आई इसकी। ये वर्ड आपके काम आ जाएगा, ट्राई लैमिनर अपीयरेंस। ठीक है, उसको मैग्नीफाई करके साइंटिस्ट को पता चला कि अच्छा ये हाइड्रोफिलिक रीजन है और ये हाइड्रोफोबिक रीजन है। वो कहता है कि कौन से टाइप का बॉन्ड हेल्प करता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज करने में? अब तो ये तो आप लोग खुद बता दें। शाबाश, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि किंग्स लेके आता है।
आगे कहता है विच मॉलिक्यूल हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स। तो 1 में तो दोनों रीजन्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। 2 को अगर हम ओवरऑल एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल तस्वीर करें फिर तो दोनों में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इसने यहाँ पर खाली 3 को भी शो किया तो खाली 3 तो नहीं हो सकता, 4 भी है, 5 भी है, इसके ऊपर ऊपर वाला रीजन हाइड्रोफिलिक होगा, ये वाला हाइड्रोफोबिक होंगे, ठीक है। सो 1, 4 एंड 5 को ढूंढने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था। तो 1 तो है 1 ए बी और सी तीनों में शो, हाँ इसका ए नहीं, ए कहाँ से? ए 1 नहीं हो 2 सकता, 1 2 4 5 होगा। 1 2 4 5 होगा ना, लेकिन उसने हमें ऑप्शंस ऐसी बना के दिए हैं कि हम इसको 1 एंड 5 ही कह सकते हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन यहाँ बनती नहीं है कि हम उसको क्लिक कर सकें, सिर्फ 1 एंड, लेकिन इसने यहाँ पर लिख दिया है ओनली। सेम चीज नहीं होती कि तो 2 में कंप्लीट शो कर रहा है, तो 2 की जगह 5 हम रख लेंगे। 2 को वो कंप्लीट अगर शो करता है तो कंप्लीट को हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन जो 3 को शो कर रहा है उसने 3 को खास तौर पे ग्लाइको पार्ट शो किया है, 3 तो किसी सूरत नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो ये 3 को अलग से शो करता ही ना। 3 सारे का सारा पार्ट पानी में एक्सपोज्ड है, रादर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के पानी में ना सिर्फ सिग्नलिंग को हेल्प कर रहा होता है बल्कि उसकी फ्लूइडिटी को भी उसको स्टेबल रखने के लिए भी हेल्प कर रहा होता है। सो इस केस में मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, मार्किंग स्कीम में भी मुझे आंसर लग रहा है गलत है। मार्किंग स्कीम का आंसर कह रहा है 1 2 3, मैंने चेक किया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है, इसका ये है 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर 3 को अलग से शो करके वो कैसे कहता है, या तो वो 3 को ये कह देता, ठीक है, फिर बात समझ में आ रही थी। 3 को अलग से शो कर रहा है, इसका मतलब वो इस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट शो कर रहा है। अब मैंने देखा था इसका आंसर ये कैम्ब्रिज में भी ये था, बट लेकिन ये काबिल एतराज़ बात है। अगर मैं आपको मशवरा ये है कि दोबारा अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर भी सोच समझ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं कोई फाइनल वर्ड नहीं दे रहा। लॉजिकल बात है जो मैं कह रहा हूँ। अगर हम डिलीट हो जाएं और कहें कि यार 2 और 3 तो ये वाला रीजन हाइड्रोफोबिक है, ये वाला हाइड्रोफिलिक है, तो फिर ठीक है, फिर 100 भी इसमें लगा लें। सॉरी, कहता है द डायग्राम शोज fluid mosaic model of a section of a cell membrane. What is the role of each components labeled 1 to 3? अच्छा जी, 1 से लेके 3 तक वो कह रहा है कि जी इनके रोल बताएं। 1 एंटीजन बन सकता है, केमिकल रिसेप्टर 2 बन सकता है, और 3 अलाउ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द एंटीजन, ये भी हो पास थ्रू कर सकता है, ठीक है। बी में कहता है बैरियर टू पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स का बैरियर नहीं होता 1, ये पहली स्टेटमेंट ही गलत होगी। सी को देखें, 1 को कह रहा है केमिकल रिसेप्टर, 1 केमिकल रिसेप्टर नहीं है। डी में कह रहा है स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, हाँ 1 स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को। 2 को कह रहा है कंट्रोल द फ्लूइडिटी, तो ये तो हमारे पास एक पूरी की पूरी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये फ्लूइडिटी को मेंटेन नहीं करती, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल भाई, ठीक है। और बैरियर टू पोलर मॉलिक्यूल, तो ये बैरियर होता नहीं। अलाउ, ये 3 इसने खाली फॉस्फोलिपिड शो किया हुआ है। क्या क्या बोला? टिंग 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 ऐसे आवाजें आ रही हैं। ये आंसर होना चाहिए। कहता है विच मॉलिक्यूल इन सेल सरफेस मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूट टू द सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे पहली ऑप्शन में क्या गलत है? कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। बी ऑप्शन में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स गलत है। डी ऑप्शन में फॉस्फोलिपिड्स गलत है। ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन्स ठीक है, और यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ये ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। वो कहता है विच स्टेटमेंट कंसर्निंग द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज करेक्ट।
आपको कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते साथ ही अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लूइडिटी, ठीक है। इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन लो टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर भी ये फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा होता है। तो यहाँ उसने लो टेम्परेचर लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि हाई टेम्परेचर पे नहीं करता। ये चैट में कुछ आप लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, ये क्या भेजे हैं? सर ऊपर वाले क्वेश्चन की कौन से वाले की? आप कहते हैं कि वन केमिकल रिसेप्टर क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं लग रहा कि ये नीचे ज्वाइन हो रहा है इसके साथ। अगर ये साथ ज्वाइन हो रहा होता ना, कि अगर ये केमिकल रिसेप्टर बन रहा होता, इसके साथ यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता, जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये जी प्रोटीन नहीं है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, वो अंदर की तरफ सब्जेक्ट हो, ये दिस इज नॉट जी प्रोटीन। दूसरा जो आपने जी प्रोटीन का कॉन्सेप्ट बोला है ना, ये A2 का कॉन्सेप्ट है कि हम AS के MCQs कह रहे हैं। अगर ये यहाँ लगा होता फिर मैं आपकी बात को बड़ा वर्थ देता, तो ये नहीं हो सकता। और नीचे प्रोटीन भी नहीं अटैच हुई हुई इसके साथ, ये तो अपना फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच हुआ हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्यों नहीं जा रहा? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन। क्या? मैं कह रहा क्वेश्चन 13 में सेल्फ रिकॉग्निशन होगा। सेल रिकॉग्निशन, जब आप में होता है कि कोई मॉलिक्यूल सेल्फ है, कोई चीज सेल्फ है, नॉन सेल्फ है, सेल्फ के नॉन सेल्फ। तो आप जो है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स जो हैं वो दूसरे सेल एंटीजेंस को पकड़ पकड़ के चेक कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना। तो जो इनको पकड़ चेक कर रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? एंटीजेंस होते हैं। और इनको आके हमारी जब एंटीबॉडीज अटैच करती हैं, अगर अपना घर का साथी सेल हो, वो कहते हैं अपना ही बंदा है, छोड़ दो यार। और अगर ये कोई फॉरेन आ जाए तो वो कहते हैं कि आ जाओ, फिर जान होएगी। तो वो ये कह रहा है कि सेल को रियलाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि ये हमारी बॉडी का है कि कहीं बाहर का है। तो ये इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करता है। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा? ओके कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। अच्छा जी, कौन सा इसमें जी करेक्ट है? ये होते हैं बड़े खपाने वाले और टाइम टेकिंग किस्म के MCQs। कहता है द लेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स द मोर फ्लूइड मेम्ब्रेन। लेस अनसैचुरेटेड का मतलब मोर सैचुरेटेड मोर फ्लूइड नहीं भाई, मोर द मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स द मोर फ्लूइड द मेम्ब्रेन। बिल्कुल ठीक है, कार्बन कार्बन किंग्स हैं, एक दूसरे के अंदर फिट नहीं हो रहे, ज़्यादा फ्लूइड होगी। द हायर द टेम्परेचर लेस फ्लूइड मेम्ब्रेन, मोर फ्लूइड हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, ये भी बात गलत हो गई। द लोअर द टेम्परेचर द मोर फ्लूइड द मेम्ब्रेन, ये भी गलत बात हो गई, ये बी सही होगा। लोअर टेम्परेचर पे जम जानी चाहिए, हाई टेम्परेचर पे पिघल जानी चाहिए, तो ये दोनों ऑपोजिट बातें की हैं उसने। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आया है कि मेथड कॉल्ड फ्रीज फ्रैक्चर कैन बी यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। द मेम्ब्रेन इज फ्रोजन एंड देन स्प्लिट इनटू द middle, straight down, separated in two layers of phospholipids from each other. Any protein contained within one layer remain in that layer. Protein which span the membrane that can found in either layer after freeze fracture depending upon the protein's properties. ठीक हो गया। वो कहता है कि जब हम फ्रीज फ्रैक्चर करते हैं तो जो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बाय लेयर है, ठीक है। तो जो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एक ही के साथ अटैच होती हैं, जब ये अलग होती है तो उसके साथ लगी होती हैं, और जो दोनों के साथ अटैच होती हैं तो वो या इसके साथ अटैच
इसके साथ हो, ये वही वाली बात है, पानी आता है, पानी कम आता है, पानी ज़्यादा आता है। कहता है विच स्टेटमेंट्स अबाउट द रिजल्ट ऑफ फ्रीज फ्रैक्चर स्टडीज आर करेक्ट। ऊपर उसने आपको न्यू स्टेटमेंट दी जो आपने सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ी, और सब आपसे वो आपके नॉलेज की बेस पे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज की बेस पे पूछ रहा है। कहता है इट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द बायलेयर नेचर ऑफ मेम्ब्रेन्स। दूसरे नंबर पे कहता है इट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। इट शोज दैट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही, स्ट्रेंथ की तो ओवरऑल हम तो यहाँ पर दो बातें पता चल रही हैं कि या मेम्ब्रेन बाहर वाली लेयर के साथ अटैच होगी या इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, या दोनों में से किसी एक के साथ अटैच हो सकती है। और दूसरा ये कि जाहिर है अगर कुछ प्रोटीन एक लेयर के साथ जा रही हैं, कुछ प्रोटीन दूसरी लेयर के साथ जा रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर दो लेयर्स हैं मेम्ब्रेन की। और प्रोटीन के अरेंजमेंट भी बता सकता है कि जो प्रोटीन साफ सुथरी एक ही जगह पर अटैच हुई हुई है, इसका मतलब है कि वो बाहर वाली लेयर में है। सो मेरा ख्याल है कि इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। प्रोटीन इसकी स्ट्रेंथ में कोई रोल प्ले नहीं करती, ये यहाँ से कहीं साबित नहीं हो रहा। और वैसे भी प्रोटीन मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ में कोई रोल प्ले नहीं करती। प्रोटीन की अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है, वो कौन से बॉन्ड पर डिपेंड करती है। ये बात आ गई तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, वो कौन सी प्रोटीन होगी। सल्फाइड। हाँ जी, डाइसल्फाइड। जितने ज़्यादा किसी प्रोटीन में डाइसल्फाइड, हाँ शाबाश, वो होंगे, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन कहलाए। आगे कहता है विच इज़ द करेक्ट फॉर कंपोनेंट ऑफ अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। चलिए कहते हैं जी इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। इंक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, अलाउ सेल रिकॉग्निशन। कोलेस्ट्रॉल करता है जी, ग्लाइकोप्रोटीन रिकॉग्निशन करते हैं। फ्लूइडिटी ग्लाइकोप्रोटीन से कोई ताल्लुक नहीं, सेल रिकॉग्निशन का फॉस्फोलिपिड से कोई ताल्लुक नहीं, और आगे भी ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कोई ताल्लुक नहीं, ग्लाइकोलिपिड ताल्लुक है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ताल्लुक है, और कोलेस्ट्रॉल का सेल रिकॉग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह से एमसीक्यूज करने का फ़ायदा ये है कि कम से कम आपको एक रट्टा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसने आपको किसी जगह पे ये और ये ऑप्शन बना के इकट्ठे, तो आप ये ऑप्शंस भी दोनों अगर बना के आगे दे दें, इसको यहाँ होता यहाँ कुछ और लिखा होता तो फिर हम इसको ठीक कह देते। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अच्छा कहता है मॉलिक्यूल्स 1, 2 and 3 आर फाउंड इन सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड व्हिच कंट्रीब्यूट टू द सेल रिकॉग्निशन। ये तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए। फॉस्फोलिपिड नहीं करते 1 और 2, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कार्य होते हैं। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन फैटी एसिड चेन, कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स हैविंग लॉन्गर चेन्स। उसने कहा कौन सा ऐसा है जो डिक्रीज कर सकता है। डिक्रीज, डिक्रीज, लॉन्ग चेन का क्या मतलब होता है। फ्लूइडिटी को डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि वो उनको जल्दी से पैक कर दे। ये कार्बन कार्बन चेन्स हैं, ये जितनी लंबी होंगी उतना ज़्यादा ज़ोर से एक दूसरे को जप्फी डाल के पकड़ेंगी। आगे कहता है जी कोलेस्ट्रॉल, ऊपर कहता है डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन फैटी एसिड चेन्स। डबल बॉन्ड तो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज तो नहीं करते। ठीक है, सो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए फैटी एसिड्स हैविंग लॉन्गर चेन्स, वो डिक्रीज कर सकती हैं। थोड़ा ब्लर हो गए। इसमें ये क्वेश्चन देखें, द डायग्राम शो टू मॉलिक्यूल्स फाउंड इन The diagram shows two molecules found in cell surface membranes. Which part affect the fluidity of membrane? ये क्या है, ये ग्लाइको पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, प्रोटीन रिकॉग्निशन करता है, और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। कंफ्यूजन से ये डाली इसने, इसको उल्टा बना दिया। आमतौर पे ये ऐसे बना, ठीक है जी, इसका आंसर होगा बी। अच्छा उसने अलग अलग बोला, फ्लूइडिटी को एक्चुअली कौन मेंटेन कर रहा है, फॉस्फेट पार्ट तो नहीं कर रहा। इसमें ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा है पार्ट, इसकी किंक बना के बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो इसलिए बी आंसर होगा। ओवरऑल अगर वो पूछता है, मैंने देखा नहीं ओवरऑल, तो हमारे पास मॉलिक्यूल ही दो हैं, ओवरऑल तो इसका वैसे ही कोई ताल्लुक नहीं।
और इसके अंदर इस फॉस्फेट पार्ट का कोई ताल्लुक नहीं। कहता है विच कंपोनेंट को इंक्रीज करें तो ये ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी बढ़ा देता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। बाकियों का वैसे भी कोई फ्लूइडिटी से ताल्लुक नहीं है, रिकॉग्निशन से ताल्लुक है। आगे फिर वही सवाल, विच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक हो गया। और ये जो बनाया हुआ है फॉस्फोलिपिड्स हैं, और वो उसने टेढ़े बनाए हुए हैं, ये ज़रा नोट करें किंग्स वाले। सो ये फ्लूइडिटी जो है मेम्ब्रेन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आपकी जूम मीटिंग ख़त्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये आपको पता है रिकॉर्डेड सेशन आ जाएगा, तो जो चंद क्वेश्चंस बाद वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। कहता है डायग्राम शोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर व्हिच वुड इनेबल अ हार्मोन टू रिकॉग्नाइज इट्स टारगेट सेल। अच्छा जी, अब ये वो सेल सिग्नलिंग की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। तो सेल सिग्नलिंग वाले मॉलिक्यूल को ट्रांस मॉलिक्यूल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आर पार हो रहा होना चाहिए। ए जो है हमारे पास, ये तो सीधी सीधी एक चैनल प्रोटीन है, ये तो नहीं होना चाहिए। बी मॉलिक्यूल्स ऊपर रिकॉग्नाइज करेगा, खुद यहाँ से सेल भेज सकता है नीचे, प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी चीज़ को आर पार कर सकता है। सी फॉस्फोलिपिड है, सी भी नहीं हो सकता। डी जो है ये हमारे पास अंदर की तरफ की कोई प्रोटीन है, ये बाहर से कुछ लेगी, इसको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा जो ये बाहर से ले, या तो ये अपने आसपास वाले किसी प्रोटीन से लेगी जो यहाँ पर आ रहा हो, फिर हम इसको भी मान लेते। तो फिलहाल हमारे पास डी भी ऑप्शन नहीं है, सो बी हमारे पास ऑप्शन बनती है। बी जो है वो हार्मोन को रिकॉग्नाइज करके नीचे सेल को सिग्नल भेजेगा कि भाई ऊपर से कोई सिग्नल, इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में आपने क्या करना है। कहता है व्हाट इज करेक्ट फॉर सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन्स विद इन द सेल्स। विद इन द सेल का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, किसी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, इन सब की मेम्ब्रेन। तो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट दोनों नहीं अलाउ कर रही होती, ठीक है। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट अंदर वाली मेम्ब्रेन अलाउ कर रही होती हैं, दोनों को ग्लाइकोप्रोटीन भी स्टेबलाइज नहीं कर रही होती। अंदर तो स्टेबलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंटरनली एंटीजेंस होते हैं। बोथ हैव साइट्स फॉर एंजाइम अटैचमेंट, ये ठीक है। अंदर आपको पता है, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा एटीपी सिंथेज लगा होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, जो कि एटीपी प्रोड्यूस कर रहा होता है, और बाहर वालों के लिए भी एंजाइम अटैचमेंट की साइट्स होती हैं। कहते हैं बोथ प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ लाइसोसोम्स। तो कंटेंट्स ऑफ लाइसोसोम्स को इंटरनल जो सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको तो ये सेव कर सकती है, बाहर मेम्ब्रेन लाइसोसोम से कुछ सेव नहीं कर रही। सो हमारे पास इसका आंसर होगा सी। फिर कहता है डायग्राम शो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन। चलो ये फिर वैसे ही सवाल आ गया, जरा देखते हैं ये क्या कहता है। ये भी वही, ये सेम क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है। Which molecule found in cell surface contribute to cell recognition? स्पेस में वो सही किया है 1 और 5। यहाँ पे क्या किया हुआ है? तो इसने इस बार सही किया हुआ सी 1 2 एंड 4 5। हाँ अब देखें, वेरी नाइस, खुशी हुई मुझे। ये मजा है ना। 1 2 4 एंड 5, ने 3 को निकाल दिया बीच में। 2 का है, 2 को क्यों कहेंगे हम, क्योंकि 2 के ये वाले जो अमीनो एसिड है इस प्रोटीन के, ये ऐसे ना, ये प्रोटीन, तो यहाँ से अगर फॉस्फोलिपिड्स जा रहे हैं, ठीक है, सो जो यहाँ वाले अमीनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, तो बाहर की तरफ इसको एक्सपोज कर रहे हैं ना। जो अंदर वाले अमीनो एसिड्स होंगे इसके, वो तो डेफिनेटली हाइड्रोफिलिक ही हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पोजीशन को ऐसे मेंटेन किया हुआ है इस जगह पे। आपको प्रोटीन की जो पोजीशनिंग है वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो ये वाले सारे अमीनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक होने, और ये वाले अमीनो एसिड्स जो हैं हाइड्रोफोबिक होने, ये वाले रेड वाले जो बना रहा हूँ।
बस ना तुमने मार्किंग स्कीम खोल के बैठे हुए हो सामने। नहीं सर, तो इतनी फिर जल्दी तुझे तो तो फिर मार्केट तुझे ये ना बेटा, तो फिर ये कैसे याद है? मैं तो क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल गया, तुझे ये कैसे याद है कि इस क्वेश्चन का आंसर उसने दिया हुआ है 1 2 4 एंड 5 और ऊपर वाले का दिया हुआ है? तो बड़ा तेज है। इट्स गुड। अच्छा। कहता है विच मॉलिक्यूल फाउंड कॉन्टिनेंटल सेल रिकॉग्निशन, ये भी हो गया। कहता है विच मॉलिक्यूल फाउंड इन सेल सरफेस मेम्ब्रेन हैव प्रॉपर्टीज लिस्टेड। ये सवाल करने वाला है। ऐसे सवालों से आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का बहुत डाटा मिलता है। रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है। आगे देखें, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ही बनाते हैं क्योंकि इनका ग्लाइको पार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। रिकॉग्नाइज एंटीबॉडीज, ये भी ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं क्योंकि यही एंटीजेंस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जरा बाकियों में देख लें गलत स्टेटमेंट्स क्या हैं। रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन फॉस्फोराइड साइट नहीं होती। नीचे दिया हुआ है रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन्स, तो प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ये हो सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, कोलेस्ट्रॉल बॉन्ड बनाता ना प्रोटीन। रिकॉग्नाइज एंटीबॉडीज, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा होता, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? बी। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। बंदा कहता है यार ये तीनों में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ही दिए हुए। हाउ मेनी फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये होते हैं तो बच्चों बच्चों को पता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई जिसमें कैल्शियम आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे सेल के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ उसकी बात हो रही है। कोई बात नहीं, अब ये जूम सेशन ख़त्म हो गया लेकिन मैं क्वेश्चंस पूरे करके छोड़ूंगा। उसके बाद कहता है जी 32 में क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि कैल्शियम आयंस को आर पार कर रहा है। इसके अंदर इसमें ए तो ग्लाइको पार्ट है, ये नहीं करता। बी तो रिकॉग्निशन ऑफ हार्मोन्स कर रहा होता है। सी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, सी कर सकता है। और डी बायलेयर है, डी बायलेयर भी नहीं करता। सो सी इज द आंसर। 33 मेरा ख्याल काफ़ी है। आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस खुद करने चाहिए। चलो मैं सूले बरकत के लिए आखिरी क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। The diagram shows a section of a cell surface membrane. What causes the phospholipid molecules to be arranged as shown? अच्छा जी, कहता जी ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में कौन भाईजान जो हैं वो अपना ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। हेड्स आर हाइड्रोफिलिक एंड पॉइंट टुवर्ड्स द वाटर, बात तो ठीक है। हेड आर हाइड्रोफोबिक एंड पॉइंट अवे फ्रॉम वाटर, नहीं, गलत। हेड आर हाइड्रोफिलिक नॉट हाइड्रोफोबिक। The tails are hydrophilic and points away from water, तो फिलिक है तो अवे कैसे जा रही, फोबिक है। टेल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड टुवर्ड्स द वाटर, तो गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका आंसर होगा ए। ए फॉर एप्पल।